Hello students, good evening to everyone. My name is Manu and I am here to help you with your SSC CGL preparation and other competitive exams also. Let's start with our first lecture of English today. So here is the question amazed. What is amazed here? तो इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है opposite of amazed. अमेज क्या होता है? किसी भी वे में शॉक होना, या वो खुशी हो या फिर वो दुख हो, अमेज होना. ठीक है, मतलब आश्चर्यचकित होना. तो देखो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है शॉक्ड. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एस्टोनिश्ड होता है सेम शॉक कि आश्चर्यचकित होना. अब है हमारे पास स्टार्टल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, परप्लेक्स होना, और क्या हो सकता है बिविल्डर होना, कंफ्यूज होना. ठीक है, ये होते हैं हमारे स्टार्टल्ड के वर्ड्स. तो हमारे पास बचा क्या है? बचा है अनइम्प्रेस्ड. तो अनइम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको, कुछ हो ही जाए, कोई उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, लाइक स्टोइक सुना है आपने? स्टोइक है ना, STOIC स्टोइक, कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. तो इसका आंसर होगा अनइम्प्रेस्ड. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्राइटन. तो फ्राइटन का मतलब क्या होता है? पहले देखो कि हमें पूछा क्या है ना. फ्राइटन का मतलब होता है डरना. ठीक है, सॉरी मैं पंजाब से हूँ तो मेरी पंजाबी निकल जाती है. ठीक है, तो डरना होता है. और इन्होंने पूछा है एंटोनियम. तो फ्राइटन का होता है डरना. तो टेरिफाई क्या होता है? टेरिफाई होता है डरना. इन्होंने पूछा है एंटोनियम पूछा है इन्होंने, है ना. तो टेरिफाई तो इसका सिनोनियम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है स्कार्स का मतलब, सॉरी ये स्केयर है, मुझे लगा स्कार्स का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में. ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होना होता है स्कार. ये है स्केयर का मतलब होता है अगेन डरना. ठीक है, डर के रहना. उसके बाद क्या है अलार्म का मतलब क्या होता है? अलार्म जैसे हम अलार्म लगा के रखते हैं, है ना. क्यों लगा के रखते हैं? अवेयर रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, है ना. तो अगर हम नेगेटिव वे में देखें कि हम अलर्ट क्यों रहते हैं, क्यों हमें रहना चाहिए, डर होता है हमारे मन के अंदर एक. ठीक है, तो ये भी एक तरह से सिनोनियम हो जाएगा. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफर्ट. यही इसका आंसर हो जाएगा. कंफर्ट तो हम सबको ही पता है, कंफर्टेबल रहना, है ना. तो इसका आंसर है कंफर्ट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज़ द वर्ड अफोर्डेबल. अफोर्डेबल होता है किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकना, मतलब अप्रोच करना. ठीक है, तो पहुंच पाना या फिर उसको बाई कर लेना. अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है अपोजिट इसका मीनिंग. ठीक है जी, अपोजिट पूछा है तो हम देख लेते हैं इसके मीनिंग. रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल होता है लॉजिकल, है ना. रीजनेबल हो गया लॉजिकल. नेक्स्ट है ओवर प्राइज्ड. तो ओवर प्राइस क्या हो जाएगा? मतलब अमाउंट से ज़्यादा या फिर प्राइस से ज़्यादा. तो ये हो जाएगा अनअफोर्डेबल. अगर हमारी लिमिट में है चीज़ तो वो हम ले लेंगे उसको. अगर हमारी लिमिट में नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे? ओवर प्राइस्ड. देन असेसिबल मतलब कि अप्रोच कर लेना, है ना. जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं वो हो गया असेसिबल. तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा अफोर्डेबल का. नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव मतलब चीप, है ना. चीप हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर प्राइस्ड. नेक्स्ट वल्नरेबल का सिनोनियम क्या हो जाए पूछा है. वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट. मतलब जो चीज़ बहुत ही कम रह चुकी है, मतलब ख़त्म होने की दायरे में है वो चीज़. ठीक है, मतलब इसको हम एक तरह से ख़त्म होना बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट. जैसे यूनाइटेड नेशंस ने बहुत हमारे जो एनिमल्स हैं उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखा हुआ है ना. तो इसका पूछा है सिनोनियम, मतलब ख़त्म ही हो जाएगा. तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस. फर्स्ट है प्रोटेक्टेड तो मतलब सिक्योर हो गया भाई, ये तो नहीं होएगा. स्ट्रॉन्ग भी इसका सिनोनियम होएगा. सिक्योर ये दोनों सिनोनियम हैं एक दूसरे के, प्रोटेक्टेड और सिक्योर, है ना. तो बचा क्या? बचा है डिफेंसलेस. तो यही इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना. ठीक है, गिव अप होता है हार मान लेना. और इन्होंने पूछा इसका सिनोनियम, है ना.
तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रोटेक्ट, तो ये तो नहीं होएगा। एंड होल्ड मतलब बना के रखना, कंटिन्यू रहना, इसको हम बोलते हैं होल्ड। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड मतलब खुद की रक्षा करना, डिफेंड करना, बचाना। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन ही इसका आंसर हो जाएगा। अबेंडन इसका आंसर है, मतलब इसका मतलब होता है छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश। ठीक है जी, क्या होता है अनसेल्फिश, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है जी, उसको हम बोल देते हैं अल्ट्रुइस्टिक। इसका मतलब होता है जो खुद की केयर ना करके दूसरों की केयर करता है, मतलब केयर्स अबाउट अदर्स। ठीक है जी, केयर अबाउट वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेलिंग बतानी है लुडिक्रस की। लुडिक्रस क्या होता है? लुडिक्रस होता है रिडिक्यूलस, एब्सर्ड, सिली, है ना, इसका मतलब होता है लुडिक्रस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या बन गया ल्यूडिक्यूकोरस, ल्यूडिक्यूरोस, नेक्स्ट ल्यूडिक्यूरस, नहीं, तो इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे ल्यूडिक्रस। बी ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, रिडिक्यूलस और एब्सर्ड और सिली। ठीक है जी, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ये मैं अभी पेन अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं हैंड से ही लिख रही हूँ, इस करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पेलिंग सही बतानी है मेंटेनेंस की। मेंटेन, हमें क्या लगता है मेंटेन कि ऐसे आएंगे, है ना। अब ये क्या है, गलत, फिर से गलत कर दिया, ई लगा दिया यहाँ पे। अब मेंटेनेंस ये होंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेंटेनेंस, इसको अब कैसे याद रखोगे, टेन से, यहाँ पे टेन है ना, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर, जिसमें मेच्योरिटी नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे, easy on the ear, no, wet behind the ears, yes, this is the right answer, wet behind the ears। बाकी जो है इनके मीनिंग्स क्या हो जाएंगे, easy on the ear होता है कि जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, pleasant और soothing to listen to। ठीक है जी। नेक्स्ट flee in the air, flee in the air मतलब कि डिलीवर अ शार्प स्टिंगिंग रिब्यूक और ह्यूमिलेटिंग डिसमिसल, मतलब मुंह पे ना कर देना। नेक्स्ट है बॉक्स समबडीज ईयर्स, इसका मतलब होता है कि किसी को दोनों गालों पे चाटा मारना, उनके कान बंद हो जाते हैं ना, तो बॉक्स समबडीज ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज है। लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले पैसेज को पूरा रीड करते हैं, इतने में पूरा टाइम चला जाता है। अब हमारे पास एसएससी में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा पैसेज रीड करें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले क्वेश्चंस को रीड करती हूँ, फिर उस पर जाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ मेंट बाय एनलाइटनमेंट, तो पढ़ लेते हैं। The term enlightenment describes a cultural milieu and intellectual movement। intellectual का मतलब क्या है कि ability to think, ठीक है, अपनी हमारे सोचने समझने की क्षमता, इसको हम बोलते हैं। देन दैट बिगिन इन वेस्टर्न यूरोप, तो ये वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में और अपनी पीक पे पहुंच जाती है 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई रिलीजियस रिनाइसेंस की बात हुई है, नहीं हुई, कोई रिलीजियस टॉपिक पे बात नहीं हुई, तो ये तो इसका आंसर नहीं होएगा, है ना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन मोनार्की एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, कोई पॉलिटिकल की बात हुई या नहीं हुई। इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न यूरोप, हाँ, तो यही इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the central belief of enlightenment thinkers, तो इनका बिलीव क्या होएगा, ह्यूमन रीजन इज़ यूनिवर्सल एंड सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग बेसिक इश्यूज। देख लेते हैं भाई, है ना, तो चलो देखते हैं ऊपर, चलो तो ये है, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक वॉज द बिलीफ
that human reason universal and consistent is adequate to solve basic issues and to set fundamental standards of living। तो इसको ये कहते हैं कि इनके जो इश्यूज होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए ये एडिक्वेट होते हैं, काफ़ी होते हैं, है ना, हमें ये बताया गया। तो देख लेते हैं। तो ह्यूमन रीज़न इज़ यूनिवर्सल एंड सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग बेसिक इश्यूज़। हाँ, हमें यही तो बताया गया है कि ये यूनिवर्सल है, सफिशिएंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साइंटिफिक प्रोग्रेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन डिवाइन, ये बात हुई है नहीं हुई है। फेथ एंड ट्रेडिशन सुपीरियर की कोई बात हुई है नहीं हुई है। पॉलिटिकल अथॉरिटी फिर से नो, कोई बात नहीं है। तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, Which method did some enlightenment thinkers use as a model for reason? कि enlightenment thinkers का मॉडल क्या होएगा? मॉडल फॉर रीज़न, ठीक है जी। तो क्या है? For some enlightenment thinkers, the model of reason, आ गई ना बात, was the inductive method of science। inductive method ये एक रूल होता है जिसकी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके आगे लॉ बनाया जाता है, ठीक है। विच इन्फर्स यूनिवर्सल लॉज फ्रॉम पर्टिकुलर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस। देखा, एम्पिरिकल क्या होता है? एम्पिरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं आंसर्स। हाँ जी, द इंट्यूटिव अप्रोच बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ की कोई बात हुई है? नो। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेस्ड ऑन रैंडम assumptions? नो। डिडक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन, नो। पॉलिटिकल, यार बार बार पॉलिटिकल। इंडक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ये हमने देखा। एम्पिरिकल क्या होता है? एम्पिरिकल होता है प्रैक्टिकल, नॉट रैंडम। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे ये चलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है जी। लिख देती हूँ प्रैक्टिकल। डन। हाउ डिड डेस्कार्ट्स एंड हिज फॉलोअर्स कंसेप्चुअलाइज रीजन? डेस्कार्ट्स ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कंसेप्चुअलाइज रीज़न, मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या निकलता है? तो सेंट्रल आइडिया, ठीक है, देख लेते हैं हम। हाँ, फॉर अदर्स particularly Descartes and his followers, आ गया, वही आ गई ना। Reasons was modeled on geometry, देखो किस पे मॉडल्ड है? ज्योमेट्री पे। involving the deduction of specific truths from clear and distinct universal ideas known intuitively by the light of the reason. Many enlightenment thinkers employed both, मतलब बाकी हैं जो दोनों को ही एप्लॉय करते हैं, मतलब दोनों फिलोसफीज को मानते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? ये था, प्रोसेस मॉडल्ड ऑन ज्योमेट्री एंड डिडक्शन। यस, यही तो पूछा था, प्रोसेस मॉडल्ड ऑन ज्योमेट्री एंड डिडक्शन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements best shows the different ways enlightenment thinkers approached their ideas? तो क्या आएगा इसका? तो डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर ट्रुथ, ये तो बात हुई नहीं है। रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड लॉजिक, दे अवॉइडेड यूनिवर्सल आइडियाज एंड फोकस्ड ऑन रैंडम फैक्ट्स, रैंडम नो। combination of inductive and deductive reasoning in their work, this is the answer। बिल्कुल, हमने क्या देखा था? many enlightenment thinkers employed both, देखो both, दोनों की बात की गई है, तो हमारा आंसर है जो वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया है हमारा पैसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉक ऑन एग शेल्स विद समवन। एग शेल्स क्या होते हैं? एग शेल्स जो एग की आउटर पार्ट होता है ना एग का, जो हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है एग की, उसको एग शेल बोलते हैं। अब बताओ कि आप एग शेल पे चलने में कंफर्टेबल होगे? नहीं होगे, नहीं होगे ना। क्यों चलना चाहेंगे हम एग शेल पे? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। टू बी केयरलेस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, नो। टू टेल हार्श वर्ड्स टू समवन, to be careful not to hurt or offend someone, to be very harsh on someone,
ये दोनों तो सेम सेम है, तो सिमिलर हो गए ये तो, ठीक है। बचा क्या, टू बी केयरफुल नॉट टू हर्ट और अफेंड समवन, कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे तो हम उनकी खुशी के लिए करेंगे, ठीक है जी। अ पर्सन हु स्टडीज़ एनिमल्स, देखो पैथोलॉजिस्ट ये होते हैं अ पर्सन, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसीजेज, ठीक है जी। स्टडी ऑफ डिसीजेज मतलब कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसीजेज, ठीक है जी, इसको समझ लेना आप। नेक्स्ट इज zoologist, a scientist who studies animals, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंड बोटैनिस्ट होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी, इसको बोल देते हैं बोटैनिस्ट, स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की ओरिजिन देखते हैं। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट, टाइमोलॉजिस्ट इसका आंसर है। लिंग्विस्ट होता है लैंग्वेज इन जनरल, ठीक है जी। एंड ग्रामेरियन होता है रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है जी, जो इसमें स्पेशलाइज्ड हो उसको बोलते हैं। एंड फाइलोलॉजिस्ट होता है लिटरेरी टेक्स्ट्स की स्टडी करने वाला, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स की स्टडी करने वाला, उसको फाइलोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओके जी। टेक्स्ट हो गया। अ लार्ज कन्फ्यूज्ड मास ऑफ पीपल, तो इसको बोलते हैं मेल स्टॉर्म, जिसमें भी मेल आ जाए, ठीक है, या फिर माल आ जाए, ऐसा ये नेगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज है वो एक नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है जी। अ लार्ज कन्फ्यूज्ड मास ऑफ पीपल, तो इसका आंसर मेल स्टॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विसिट्यूड। विसिट्यूड क्या होता है? विसिट्यूड होता है a change of circumstances or fortune, typically one that is unwelcome or unpleasant, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं टेक्स्ट करूँगी अभी क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही है बिना पेन के, तो लेट मी राइट हियर unwelcome or unpleasant, unwelcome or unpleasant, ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्वोकेशन। अगर आप स्टडी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी तो आपको कॉन्वोकेशन पता होगा कि क्या होती है ना। नेक्स्ट है मशीनेशन, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे मशीनेशन। आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो भी मुझे बता देना, मैं तो इसको मशीनेशन ही प्रोनाउंस करती हूँ। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लॉट और स्कीम यूजुअली एन आर्टफुल वे में हो और कॉन्वॉल्यूटेड वन हो, ठीक है जी। राहुल इज़ वर्किंग फॉर अ मल्टी नेशनल कंपनी डैश प्रेजेंट, तो इसका आंसर आएगा एट, ठीक है जी, एट प्रेजेंट। और यहीं पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।